नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज छठे चरण की वोटिंग हो रही है इस वक्त। जिन 14 सीटों पर उत्तर प्रदेश में वोट डाले जा रहे हैं, उन 14 सीटों के बारे में बात करेंगे और किस तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती ने पूर्वांचल के इस चुनाव को प्रभावित किया है, वो भी आपके साथ साझा करेंगे, उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताती हूँ कि किन सीटों पर इस वक्त वोटिंग हो रही है। वो सीट हैं डुमरियागंज, लालगंज, भदोही, श्रावस्ती, अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर, आजमगढ़, बस्ती, मछली शहर, सुल्तानपुर, फूलपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर और इलाहाबाद। इन 14 सीटों पर उत्तर प्रदेश में इस वक्त वोटिंग हो रही है, वोट डाले जा रहे हैं। और जिस तरीके का अनुमान लगाया जा रहा था कि इस वाले राउंड में गठबंधन भारी पड़ेगा बीजेपी पर और बीजेपी की हालत यहां पर खस्ता है, वो चीजें सब अपनी जगह पर ठीक है। लेकिन जिस तरीके से बसपा को एकदम से नकार दिया था, जीरो कर दिया था, वो बसपा इस वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को और इंडिया गठबंधन को बड़ा डेंट देती हुई दिखाई दे रही है। कई सीटें ऐसी हैं जहां पर बसपा बहुत करीबी फाइट में है, साथ ही साथ कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला भी है। क्या कुछ है वो पूरा आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ डुमरियागंज से। डुमरियागंज में बसपा ने 2019 में अच्छा खासा वोट हासिल किया था। 4 लाख से ज्यादा बसपा को वोट मिले थे। और कांग्रेस जो थी, क्योंकि बसपा और सपा का अलायंस था 2019 में, कांग्रेस अलग लड़ी थी, उनके प्रत्याशियों को 60,000 मात्र वोट मिले थे और बसपा काफी अच्छा और मजबूती के साथ लड़ी थी। तो यहाँ पर बसपा इस बार भी बहुत अच्छा करती हुई दिखाई दे रही है। जो क्या कहना चाहिए, पार्टी 4 लाख से ज्यादा वोट ले जाए तो समझ लीजिए मजबूत स्थिति वाली पार्टी होगी। और डुमरियागंज ऐसी सीट है जो इस बार कुछ भी हो सकता है, वहां के नतीजे बहुत चौंकाने वाले होंगे। अगली सीट की तरफ बढ़ते हैं, लालगंज। लालगंज में इंदु चौधरी यहाँ से प्रत्याशी है। पिछली बार भी ये सीट बसपा के पास थी। इंदु चौधरी जो है वो बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। बहुत अच्छा चुनाव इंदु चौधरी का बना है, उनको सर्व समाज का वोट मिल रहा है, ऐसी खबरें हमारे पास हैं ग्राउंड लेवल से कि इंदु चौधरी सभी लोगों को साथ लाने में काफी हद तक कामयाब हुई हैं। नतीजा तो खैर 4 जून को पता चलेगा कि क्या रहा है, लेकिन यहाँ उनका चुनाव बहुत अच्छा है। आगे बढ़ते हैं भदोही की तरफ। भदोही में हरिशंकर चौहान को टिकट दिया है बीएसपी ने। और यहाँ पर आप ये देखिए, 2019 में दूसरे नंबर पर रही थी बीएसपी। जब दूसरे नंबर पर कोई पार्टी रहे तो समझ लीजिए कितना निकटतम चुनाव रहा होगा। और कांग्रेस को मात्र यहाँ पर 25,000 वोट मिले थे। यहाँ पर इस बार भदोही जो सीट है वो गठबंधन ने टीएमसी को दे दी है। और बीजेपी यहाँ पर, मुझे ऐसा लगता है कि फाइट जो है वो बीजेपी और बीएसपी के बीच में है, क्योंकि टीएमसी का उतना प्रभाव मुझे इस सीट पर दिखाई नहीं देता। पता नहीं क्या सोच करके गठबंधन ने ये सीट टीएमसी को दी है। आगे बढ़ते हैं श्रावस्ती की तरफ। श्रावस्ती बीएसपी जीती थी 2019 में। मोइनुद्दीन अहमद खान जो है वो इस बार यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। मुस्लिम कार्ड खेला है श्रावस्ती में बीएसपी ने। इस पर बहुत क्लोज फाइट है, नतीजा कुछ भी हो सकता है और अपनी जीत को बीएसपी दोहरा भी सकती है। यहाँ पर अंबेडकर नगर में बीएसपी ने जो कैंडिडेट दिया है वो कमर हयात अंसारी हैं। यहाँ पर पहले किसी और को टिकट दिया गया था, फिर उनका टिकट चेंज करके कमर हयात अंसारी को दिया गया है। यहाँ पर भी मुझे बीएसपी को एज दिखाई देता है, क्योंकि कमर हयात अंसारी जिस बिरादरी से आते हैं उनका बड़ा वोट परसेंटेज वहां पर है। इसके साथ साथ जो दलित वोट बैंक है वो भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इस बार समर्पित होकर के संविधान को बचाने को लेकर के, क्योंकि देखिए बीएसपी में जो कोर वोटर है, जो पुराने बीएसपी के लोग हैं, जो बीएसपी से सालों से जुड़े हुए लोग हैं, वो कहीं जाने वाले नहीं है, वो बीएसपी के साथ ही रहते हैं हर हाल में, हर सूरत में। तो ये चीज एक प्लस पॉइंट है बीएसपी के साथ। अब नौजवान पीढ़ी को आप किधर भी बहका लीजिए, किधर भी ले जाए कोई, वो एक
थोड़ा मोड़ा प्रतिशत सबके साथ इधर उधर होता है, अदरवाइज कोर वोट बैंक तो हमेशा से ही बसपा के साथ रहा है। वो इस बार भी बसपा के साथ उतनी ही मजबूती से खड़ा है जितनी मजबूती के साथ वो हमेशा रहता है। तो यहाँ पर मुझे एज दिखाई देता है बीएसपी को। कमर हयात अंसारी मजबूती से लड़ रहे हैं। संत कबीर नगर नदीम अशरफ को टिकट दिया है इस बार यहाँ पर, और 2019 में भी यहाँ पर बीएसपी सेकंड नंबर पर रही थी संत कबीर नगर पर। यहाँ पर भी अच्छी फाइट में मुझे दिखाई देती है, नतीजा कुछ भी हो सकता है। आजमगढ़ की तरफ चलते, आजमगढ़ में सबीहा अंसारी को टिकट दिया है, और पिछली बार ये सीट आजमगढ़ समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी क्योंकि अलायंस था, बसपा यहाँ पर लड़ी नहीं थी। बाद में उपचुनाव हुआ, उसमें निरहुआ जीत गए, और इस बार ये सीट मुझे फंसी हुई दिखाई देती है क्योंकि बीजेपी भी पूरा प्रयास कर रही है। साथ ही साथ गठबंधन की तरफ से धर्मेंद्र यादव जो अखिलेश यादव के भाई हैं वो लड़ रहे हैं वहां से चुनाव। तो इसमें यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, त्रिकोणीय मुकाबला जैसा कहा जा सकता है। हालांकि यहाँ पर गठबंधन को मैं एज देखती हूँ क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो समाजवादी पार्टी के साथ मुझे जाते हुए दिखाई देते हैं। खैर, जो भी होगा उसका परिणाम पता चलेगा बाद में 4 तारीख को। बस्ती की तरफ चलते हैं। बस्ती में 2019 में दूसरे नंबर पर रही थी बसपा, मजबूती के साथ लड़ रही है। यहाँ पर प्रत्याशी यहाँ भी बदला गया, लवकुश पटेल है अब प्रत्याशी बसपा के, मजबूती के साथ बस्ती में चुनाव लड़ रहे हैं। मछली शहर कृपा शंकर सरोज बसपा की तरफ से है, और यहाँ पर बड़ी मजेदार बात यह है कि यहाँ पर जो तीनों प्रत्याशी हैं गठबंधन के, बसपा के और भाजपा के, वो सरोज ही हैं। तो आपस में किसका कितना वोट काटेंगे ये देखने वाली बात होगी। और मछली शहर वो सीट है जहां पिछली बार का जो जीत थी वो मात्र 181 वोट से जीत गए थे, और इस बार बहुत तगड़ी फाइट है, वहां पर कुछ भी हो सकता है। सुल्तानपुर में बसपा दुर्भाग्यवश दूसरे नंबर पर रही थी, जीत उसके हाथ से आते आते फिसल गई थी। मेनका गांधी वहां पर जीत गई थी भारतीय जनता पार्टी से। इस बार सोनू मोनू वाला जो फैक्टर है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के साथ चला गया है, और इस बात का असर होते हुए भी दिखाई दे रहा है इस बार। और यहाँ पर उदराज शर्मा को उतारा है बसपा ने, तो उदराज शर्मा मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ पर उलटफेर करने में सक्षम है बीएसपी। फूलपुर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला मैं देखती हूँ। जगन्नाथ पाल जो है वो बीएसपी की तरफ से उम्मीदवार है। जगन्नाथ पाल यहाँ पर मजबूती से लड़ रहे हैं और टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं गठबंधन को भी और बीजेपी को भी। प्रतापगढ़ में यहाँ पर दूसरे नंबर पर रही थी 2019 में बसपा, प्रथमेश मिश्रा को यहाँ पर उतारा गया है प्रतापगढ़ में आप ये देखिए कि जब दूसरे नंबर पर 2019 में रही थी तो इसका मतलब मजबूती से लड़ी थी और इस बार भी मजबूती के साथ ही चुनाव लड़ती हुई दिखाई दे रही है बीएसपी। जौनपुर की तरफ चलते हैं। जौनपुर में बीएसपी को जीत मिली थी 2019 में। श्याम सिंह यादव यहाँ से जीते थे, सांसद बने थे। लेकिन आप ये देखिए कि जिस तरीके से धनंजय वाला एपिसोड हुआ, धनंजय सिंह वाला, उसके बाद फटाफट बीएसपी ने स्टैंड लिया और श्याम सिंह यादव को एक बार फिर से यहाँ पर टिकट दिया गया है। मजबूती के साथ लड़ रहे हैं श्याम सिंह यादव वोट बैंक में भी सेंध लगाने का काम किया है। साथ ही साथ दलित उनके साथ पूरी तरीके से है और इसके अलावा मुस्लिम वोट भी उनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि फाइट में बहुत तगड़ी है। त्रिकोणीय मुकाबला में जौनपुर में देखती हूँ। इलाहाबाद की तरफ बढ़ते हैं। इलाहाबाद में भी रमेश पटेल हैं, वो बीएसपी से लड़ रहे हैं। इलाहाबाद में मैं कुछ खास इस पर रोशनी नहीं डाल पाऊंगी क्योंकि मुझे यहाँ पर त्रिकोणीय फाइट दिखाई देती है और मुझे यहाँ पर बीजेपी को एज दिखाई देता है इलाहाबाद में। तो ये सारी सीटों की एक छोटी सी समीक्षा थी, लेकिन जैसी खबरें अब मिल रही हैं पूर्वांचल में हर सीट पर बीएसपी ने दोनों को तगड़ा कहना चाहिए डेंट दिया है, साथ ही साथ कड़ी चुनौती भी दी है। कोई इतने हल्के में बीएसपी को ना ले, क्योंकि ये जो पूर्वांचल का एरिया है, चाहे वो लालगंज की सीट हो, चाहे जौनपुर की सीट हो, चाहे मछली शहर की सीट हो, भदोही की सीट हो,
आजमगढ़ की सीट हो, यहाँ पर पूरी तरीके से दलित वोट बैंक सिर्फ और सिर्फ बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ। और ये वो कैमरे पर भी कह चुके हम वोट सिर्फ मायावती को देते हैं, तो सिर्फ मायावती को ही ये वोट देंगे और इस बार भी वोट सिर्फ मायावती को देंगे। तो ये जो पूरा गेम है पूर्वांचल का, इसका जो नतीजा होगा वो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन जो अभी की हवा है, जो अभी के हालात है, वो ये बताते हैं कि पूर्वांचल का बड़ा खेल जो है वो बिगाड़ा है बसपा सुप्रीमो मायावती ने। जीत भले ही कुछ सीटों पर मिले या ना मिले, ये भी हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से एक टैग लग गया है कि बीजेपी की बी टीम है और सी टीम है और इस तरीके से है, उसको कहीं ना कहीं हटाने का काम किया, क्योंकि कई सीटों पर सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाती हुई दिखाई दे रही है बीएसपी। तो ये एक चीज थी, सोचा अपने दर्शकों के साथ इसको शेयर किया जाए। और भी अपडेट आपको देंगे छठे चरण के चुनाव में शाम तक क्या होता है, देर शाम तक क्या होता है, कितने प्रतिशत मतदान हुआ, कहां कहां कैसा किस किस का हिसाब किताब रहा, वो सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।